हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सभी अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। और डियर स्टूडेंट, हम जो है हमारे 10th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है जियो का, उसका क्लासिफिकेशन हम कर चुके थे। उसमें रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन जो है वो हम कर चुके थे। अब हम रिसोर्सेज की डेवलपमेंट देखेंगे, ठीक है, और उसके बाद में उनकी प्लानिंग को करेंगे। अब जो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज है उसको देख लेते हैं हम। इसमें स्टार्टिंग में हमें बताया गया है, और वैसे भी हमें इन सारी चीज़ों के बारे में पता है कि जो रिसोर्सेज हैं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हमारी लाइफ की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, ह्यूमन सर्वाइवल के लिए ये सारी चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अब इसमें जो आगे चीज़ें हमें ये बताई गई है कि इसको फ्री गिफ्ट माना गया है। जो रिसोर्सेज है हमारे फ्री गिफ्ट माना गया है लोगों के द्वारा, और फ्री की चीज़ों का लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, तो इनका भी बहुत ज़्यादा यूज किया गया है, जिसके कारण कुछ प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो गई है। पहली प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई है डियर स्टूडेंट, कि कुछ ही लोगों की ग्रीड को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज का ह्रास हो रहा है, इनका नुकसान हो रहा है, और कुछ ही हाथों में दे दिया गया है ये सारा का सारा जो रिसोर्सेज का जो डेवलपमेंट का काम है या निकालने का काम है, कुछ ही हाथों में सौंप दिया गया है, जिसके कारण जो है हमारी सोसाइटी दो पार्ट में डिवाइड हो गई है, अमीर और गरीब में। और इनका भेदभावपूर्ण तरीके से इस तरीके से शोषण किया जा रहा है, इनको ऐसे निकाला जा रहा है कि ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस जो है वो बहुत बढ़ गए हैं। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई है, ओजोन लेयर है वो हरास हो गई है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ गया है, लैंड डिग्रेडेशन हो गया है, भूमि का निम्नीकरण हो गया है। अब इतनी सारी प्रॉब्लम बढ़ गई है, तो इनको टैकल करने का भी काम जो है वो किया जाना चाहिए। और वैसे भी अगर हम इन रिसोर्सेज का ऐसे ही यूज करते रहे तो हमारा जो प्लेनेट है वो डेंजर में आ जाएगा, खतरे में आ जाएगा। हमारा जो ग्लोबल पीस है, इसको बनाए रखने के लिए हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इनका करना होगा। अब इन चीज़ों के लिए क्या ज़रूरी है, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए। मीन्स लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना, लोगों की नीड्स को पूरा किया जाए, वर्तमान में जो हमारी नीड्स हैं उनको पूरा किया जाए, और फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बचा कर रखा जाए। और नीड्स बोला है, ग्रीड नहीं बोला है, ठीक है, ध्यान रहे। लोगों के लालच के लिए नहीं, लोगों की आवश्यकताओं के लिए हमारे पास सफिशिएंट है ये रिसोर्सेज। अब हम बात करते हैं रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट की। डियर स्टूडेंट, जब बहुत सारे देशों को ये लगने लगा कि ये प्रॉब्लम वर्ल्ड लेवल पे बढ़ गई है और इसको सॉर्ट आउट करना बहुत ज़रूरी हो गया है, तब विश्व स्तर पर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पहली अर्थ समिट, पृथ्वी सम्मेलन किया गया 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में, और ये जून में किया गया था। इसके अंदर 100 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, और इन 100 देशों ने पार्टिसिपेट किया। इसमें एड्रेसिंग किया गया, एनवायरमेंटल प्रोडक्शन के लिए बोला गया, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए बोला गया, ग्लोबल लेवल के ऊपर, ठीक है, क्योंकि विश्व स्तर के लोगों की ये मीटिंग थी, और विश्व स्तर के ऊपर ही कुछ सुधार करने की बातें कही गई। इसमें ग्लोबल क्लाइमेट के अंदर जो चेंजेज आ रहे थे, बायोडाइवर्सिटी के अंदर जो चेंजेज आ रहे थे, उनके ऊपर कंट्रोल करने की बात कही गई थी, ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल लागू किए गए थे, और एजेंडा 21 को अपनाया गया था। अब ये सारी जो बातें मैंने आपको बताई, ये क्या थे, ये अर्थ समिट के एम्स थे, उद्देश्य थे कि उन्हें करना क्या है, कब हुई, कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया, ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। अब ये एजेंडा 21 क्या था, तो डियर स्टूडेंट्स, इन सभी 100 देशों ने मिलकर एक जो प्रस्ताव है वो पास किया था। उसमें ये बताया गया था कि 21वीं सदी तक हमें इन सभी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर लेना है। यही था एजेंडा 21। अब एजेंडा 21 यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है। इट इज़ द डिक्लेरेशन साइंड बाय वर्ल्ड लीडर इन 1992 एट द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, UNCED, इसकी फुल फॉर्म दी हुई, और कई बार एग्जाम में ये पूछी भी गई है। यहाँ पर ये जो है निर्णय लिया गया था इसके रियो डी जेनेरियो के अंदर। इसके एम क्या थे, यहाँ पर एम अलग से वर्ड डिनोट करके बताया गया, ऊपर वर्ड नहीं दिया गया, लेकिन क्वेश्चन बनता है कि अर्थ समिट के एम क्या थे। सेम से एम इनके रहते हैं, ठीक है, और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्या था, अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ज़रूरत थी, वैश्विक सतत विकास की ज़रूरत थी।
एजेंडा में क्या क्या चीज़ों को कम करने की बात की गई, एनवायरमेंटल डैमेज को ख़त्म करने की बात की गई, पॉवर्टी को ख़त्म करने की बात की, ग्लोबल लेवल के ऊपर जो बीमारियां फैलती हैं उसमें सभी को सहयोग से काम करने की बातें कही गई, जैसे कि अब पूरा देश, पूरा एक देश नहीं बाकी देश भी दूसरे देशों की हेल्प करते हैं ये जो कोविड का जो संक्रमण है इसके दौरान। तो ये सारी चीज़ें जो हैं म्यूचुअल नीड्स के ऊपर लोगों की हेल्प करना, ये 21 एजेंडा के अंदर रखा गया था और इसलिए इसका नाम 21 एजेंडा रखा गया है कि 21st सेंचुरी है उस तक ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर ली जाएं। लेकिन इसकी एक और चीज़ रखी गई थी कि हर लोकल गवर्नमेंट ये सारे काम करे, मतलब ज़मीनी स्तर से ग्रामीण क्षेत्र में जो स्थानीय सरकार होती है वहाँ से सुधार करने की बातें बोली गई थी कि अगर एक गांव का सुधार होगा तो सभी गांव का सुधार होने के बाद एक राज्य का सुधार हो जाएगा, अगर सभी राज्य इस तरीके से सुधार कर लेते तो पूरा देश ही सुधर जाएगा। तो ये ज़मीनी स्तर से सुधार करने की कोशिश की गई थी। अब रिसोर्स प्लानिंग देख लेते हैं। हमारे इंडिया के अंदर ये प्लानिंग जो है बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनका न्यायपूर्ण तरीके से हमें प्रयोग करना होता है। वाइडली जो है रिसोर्सेज हैं वो हमारे यहाँ हमें देखने को मिल जाते हैं। अब आगे का जो हमारा पोर्शन है वो हम देख लें। सो डियर स्टूडेंट, अगर हम इंडिया की बात करें ना तो इंडिया के अंदर बहुत डाइवर्सिटी है, हर चीज़ में डाइवर्सिटी है, विविधता में एकता। आपने सुना होगा ये सारी चीज़ें भी, मतलब हमारा जो पूरा भारत है हर एक स्टेट की अलग अलग जो क्वालिटीज़ हैं वो देखने को हमें मिल जाती हैं। अब रिसोर्सेज के मामले में कुछ स्टेट तो हमारे पास ऐसे हैं जहाँ पर कोई रिसोर्सेज नहीं है, कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर रिसोर्सेज ही रिसोर्सेज है। या एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश रिच है किसमें, मिनरल्स और कोल डिपॉजिट में। आंध्र प्रदेश में अबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज है बट लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है, वाटर की कोई कमी नहीं है। द स्टेट ऑफ राजस्थान इज वेरी वेल एंडोव्ड विद सोलर एंड विंड एनर्जी। विंड और सोलर एनर्जी बहुत है क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर 50 डिग्री तक चला जाता है गर्मियों की अगर हम बात करें, और बहुत तेज़ हवाएं यहाँ पर चलती हैं। जो हमारे सैंडन्स होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, उनको भी हवाएं अपने साथ उड़ाकर ले जाती हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती, लेकिन आज तक हम उनको यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो हमारे पास अलग अलग जगह पे बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे लद्दाख की अगर हम बात करें तो बिल्कुल आइसोलेटेड एक क्षेत्र है हमारे देश में, एक अलग सा ही क्षेत्र है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है, कोल्ड डेजर्ट है हमारे पास वहाँ पर। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें शायद मिनरल्स हमें ना मिले बट ये कल्चरली हेरिटेज है हमारे लिए, सांस्कृतिक रूप से बहुत अच्छा है ये। यहाँ पर जो पर्यटक हैं वो आते रहते हैं, तो ये कहीं पर तो मिल जाते हैं रिसोर्सेज, कहीं पर नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लान बनाने पड़ेंगे कि कैसे इक्वल इनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। अब हम यही चीज़ देखते हैं आगे, रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो प्लानिंग है वो कैसे करनी चाहिए, तो इसके लिए कुछ जो प्रोसेस है वो दिखाई गई है यहाँ पर। प्रोसेस में सबसे पहले ये बताया गया है, सबसे पहले तो आप आइडेंटिफिकेशन करो, इन्वेंशन करो कि कहाँ पर कोई मिनरल्स या कोई रिसोर्सेज है, उसका सर्वे करो, मैपिंग करो, उसकी मैप बनाओ, क्वांटिटी और क्वालिटी के दोनों का एस्टिमेट लगाओ कि कितना हो सकता है और किस क्वालिटी का हो सकता है। मेजरमेंट करना है रिसोर्सेज का, ये फर्स्ट में होता है। सेकंड प्रोसेस क्या होती है, इसके अंदर क्या होता है कि टेक्नोलॉजी, स्किल, इंस्टीट्यूशनल सेटअप किए जाते हैं। टेक्नोलॉजी कौन सी लगानी है, स्किल लोगों की यूज की जाती है और इंस्टीट्यूट सेटअप कर लिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। अब जो प्लान बनाया गया है स्टेट लेवल पे है या जो भी है, उसको फिर नेशनल डेवलपमेंट प्लान से मैच करके देखा जाता है क्या देश में इस चीज़ का कोई फ़ायदा होगा या नहीं। इंडिया हैज़ मेड concerted efforts for achieving the goals of resources planning right from the first 5-year plan launched after independence। जो 5 साल की जो योजनाएं होती, पंचवर्षीय योजनाएं जो 1951 में स्टार्ट हुई थी, आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद जो स्टार्ट हुई थी, इसमें रिसोर्स की प्लानिंग के लिए बहुत सारी बातें जो हैं वो बोली गई है। द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज ए नेसेसरी condition for the development of any region, but more availability of resources in the absence of corresponding change in technology and institutions may hinder development।
जो रिसोर्स की अवेलेबिलिटी है नेसेसरी है हमारे लिए डेवलपमेंट के लिए, ताकि हर एक क्षेत्र का डेवलपमेंट हो जाए। बट मेयर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन द अब्सेंस ऑफ क्रॉस फंडिंग चेंजेस टेक्नोलॉजी, लेकिन कम जो अवेलेबिलिटी होती है या टेक्नोलॉजी हमारे पास कम होती थी, ये इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट है जो हमारा नहीं कर पाती है, यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। देर आर मैनी रीजन इन अवर कंट्री दैट आर रिच इन रिसोर्सेज बट दीज आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन। क्या होता है कि बहुत सारे रीजन ऐसे हैं हमारी कंट्री में जहाँ पर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है लेकिन इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। हम एग्जांपल ले लेते हैं ओडिशा का। ओडिशा के अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा मिनरल्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इकोनॉमिकली कुछ सालों तक वो, कुछ साल पहले की अगर बात करें तो इकोनॉमिकली बहुत ही गरीब प्रदेश रहा है। और अब भी अगर हम बात करें तो कुछ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं, अब सेकंड नंबर पे है, पहले वो फर्स्ट पे हुआ करता था गरीबी के मामले में। तो वहाँ पर देखा जाए तो इकोनॉमिकली डेवलपमेंट नहीं है लेकिन रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। ऑन द कॉन्ट्रेरी देयर आर सम रीजन, कुछ ऐसे भी हैं जिनका इकोनॉमिकली डेवलपमेंट तो बहुत ज़्यादा है बट रिसोर्सेज कम है। तो बस बात किस चीज़ की है, टेक्नोलॉजी को यूज करने की। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें दिखाई हुई हैं कि कॉलोनाइजेशन के दौरान क्या क्या रहा है। द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन रिवील दैट रिच रिसोर्सेज इन कॉलोनीज वर द मेन अट्रैक्शन फॉर द फॉरेन इन्वेडर। इतिहास गवाह रहा है इस चीज़ का। अगर हम बात करें अंग्रेज़ों की तो अंग्रेज़ हमारे यहाँ किस लिए आए थे, सिर्फ हमारे रिसोर्सेज को यूज करने के लिए आए थे। जितने भी इन्वेडर्स हमारे यहाँ आए हैं फॉरेन इन्वेडर, वो सभी के सभी इसी चीज़ के लिए आए थे। इट वॉज प्राइमरली द हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलप्ड ऑफ द कॉलोनाइजिंग कंट्री दैट हेल्प्ड देम। ठीक है, क्या हुआ था कि हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज थे बट टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो अंग्रेज़ों ने आकर क्या किया, टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड करवाया है हमें। और उस टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड करवाने के बाद यहाँ पर जो है उन रिसोर्सेज का दोहन होने लगा। अंग्रेज़ों ने अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए इनका बहुत ज़्यादा दोहन किया है। वो इस बात के लिए सुप्रीमेसी हमारे ऊपर शो करने लगे थे। सुप्रीमेसी मतलब वो अपने आप को सुप्रीम, सर्वोच्च मानने लगे थे। उनका कहना ये था कि आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, ये टेक्नोलॉजी हमने आपको दी है, तो वो अपने आप को सुप्रीम मानने लगे थे कॉलोनीज के ऊपर। ठीक है, देयरफॉर रिसोर्सेज कैन कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ओनली व्हेन दे आर accompanied by appropriate technology development and institutional changes। तो सीधी सी बात यही है कि रिसोर्सेज तभी फ़ायदेमंद है हमारे लिए अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी है, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है और इंस्टीट्यूशनल चेंजेज हमारे पास हैं। इंडिया का एक्सपीरियंस रहा है कॉलोनाइज, जब हमारा देश था, औपनिवेशिक जब हमारा देश था, तब की अगर हम बात करें तो बिना टेक्नोलॉजी के हम ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं कर पाए थे। देयरफॉर इन इंडिया डेवलपमेंट इन जनरल एंड रिसोर्स डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर डज नॉट ओनली इन्वॉल्व द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज बट ऑल्सो द टेक्नोलॉजी, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज and the historical experience of the people। अगर हम बात करें इंडिया की, डेवलपमेंट इन जनरल एंड रिसोर्स डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर डज नॉट ओनली इन्वॉल्व, सिर्फ पर्टिकुलर एरिया के ऊपर ही ये इन्वॉल्व नहीं है, अवेलेबिलिटी जो है रिसोर्सेज की वो इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि इसके अंदर टेक्नोलॉजी लगाने के बाद हम रिसोर्सेज को यूज़ कर पाए हैं, ह्यूमन क्वालिटी के बाद हम इस चीज़ को यूज़ कर पाए हैं। ये जो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस है हमारा, अंग्रेजों से हमने जो चीज़ें सीखी हैं उसके बाद हम इन चीज़ों का प्रयोग कर पाए हैं। अब कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज को हम देख लेते हैं कि इनका संरक्षण कैसे किया जाए। अगर हम अंधाधुंध यूज़ करते रहे तो हमारे आने वाली जनरेशन इस चीज़ को यूज़ ही नहीं कर पाएगी। तो कैसे किया जाए भी, इसका ओवर यूटिलाइजेशन होता है, सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं इसके कारण। ज़्यादा से ज़्यादा जब यूज़ किया जाता है तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई कि अब हमें इस चीज़ को बचाने की ज़रूरत आ गई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया है हमारे लिए इन चीज़ों को बचाना। अगर हम बात करें लीडर की और बहुत सारे थिंकर्स की, तो उन्होंने इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है कि हमारे जो ये रिसोर्सेज है इनको बचाया जाए। अब हम महात्मा गांधी की बात कर लेते हैं कि उन्होंने इस बारे में क्या कहा है। महात्मा गांधी ने कहा है कि हर किसी की नीड के लिए धरती के ऊपर सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं, बट किसी की ग्रीड को पूरा करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। मतलब हम किसी की ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं इन रिसोर्सेज से, बट किसी की ग्रीड को, किसी के लालच को पूरा नहीं किया जा सकता। और इसके अंदर ये बोला गया है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने हमारे ग्लोबल लेवल के, हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको ग्लोबल लेवल के ऊपर
ख़त्म कर दिया है। इन सभी चीज़ों का हवाला मतलब इन सभी चीज़ों का जिम्मेदार टेक्नोलॉजी को माना गया। उनका मानना ये था कि मास प्रोडक्शन ना किया जाए बल्कि लोगों के द्वारा ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाए, मतलब ज़्यादा लोग अगर है तो प्रोडक्शन की बात आती है, प्रोडक्शन को ना बढ़ाया जाए, इसको रिप्लेस किया जाए इट विद द प्रोडक्शन बाय द मासेज, मतलब ज़्यादा लोगों के द्वारा प्रोडक्शन किया जाए ना कि प्रोडक्शन ज़्यादा किया जाए। समझ में आ गया होगा, आई होप आपको ये सारी चीज़ें। अब आगे जो है हम वो जो पार्ट है देख लेते हैं। अब यहाँ क्या क्या किया गया है वो चीज़ें बताई हुई है हमें इंटरनेशनल लेवल के ऊपर देखेंगे तो जो क्लब ऑफ रोम है इसने किस चीज़ को एडवोकेट किया है, इसने बोला है कि रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए फर्स्टली मोर सिस्टमेटिक वे से 1968 में इन्होंने अपनी फिलोसफी को रखा है, ठीक है, इसमें अपने विचारों को रखा है। गांधीयन फिलोसफी जो है वो वंस अगेन प्रेजेंटेड बाय सुमेशर इन हिज बुक, सुमेशर की खुद की बुक में गांधीयन फिलोसफी को छापा गया जिस बुक का नाम है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। The seminal contribution with respect to resource conservation at global level was made by the Brundtland Commission report। ब्रंटलैंड जो कमीशन जो था आयोग था उसकी रिपोर्ट जो आई थी 1987 में, उस रिपोर्ट के अंदर क्या बात बोली गई थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात बोली गई थी कि रिसोर्सेज को हमें इस तरीके से बचाना चाहिए। और ये जो रिपोर्ट है बाद में एक बुक के अंदर छपी थी जिस बुक का नाम है आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है। दूसरा जो सिग्निफिकेशन है कंट्रीब्यूशन का वॉज मेड एट द अर्थ समिट, अर्थ समिट हुई फिर इसके ऊपर भी पूरे विश्व ने बात की। अब हम लैंड रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं डियर स्टूडेंट। हमारा जो भी वर्क होता है, हमारी जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी की सारी लैंड के ऊपर होती हैं। अब आप ये मत कहना कि समुद्र में कुछ नहीं होती, और ध्यान रहे कि समुद्र जो है वो ज़मीन के ऊपर है, ठीक है, अलग नहीं है, ब्रह्मांड में कुछ अलग से पानी नहीं घूम रहा है, जो समुद्र का पानी है वो अलग से नहीं है, तो आप ध्यान रखेंगे इन चीज़ों का, ठीक है। अब आगे देखिए, अब जो हमारी लैंड के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, कम्युनिकेशन जो हमारा सिस्टम वो सारा यही होता है, मतलब सभी काम जो है हमारे यहीं पर होते हैं। अब परसेंटेज दिया हुआ है, इसको रीड करने की बजाय मैं आपको ये फिगर समझा देती हूँ। इसमें ऊपर यही सारी चीज़ें दी हुई है कि 43% जो है हमारा प्लेन का है और माउंटेन वाला एरिया जो हमारा 30% है, प्लेटूज जो हमारे हैं वो 27% है। ये पूरी अर्थ का जो 100% है वो बता रखा है, ठीक है। तो इसमें ये सारी चीज़ें प्लेन कितना है, माउंटेन कितना है, प्लेटूज कितने हैं, कितना परसेंट है, वो सारी चीज़ें दे रखी हैं। अब लैंड का यूटिलाइजेशन हम कैसे करते हैं, कितनी ज़मीन किस काम आ रही है हमारे, हम उस चीज़ को देख लेते हैं। फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो मतलब किस किस काम आती है, फॉरेस्ट में काम आती है। दूसरा, कुछ ऐसी ज़मीन है हमारे लिए जो कल्टीवेशन के योग्य ही नहीं, जैसे बैरन और वेस्टलैंड है, बंजर भूमि है। उसके बाद जो लैंड ऐसी है जिसके ऊपर घर वगैरह, बिल्डिंग वगैरह, रोड, फैक्ट्रीज ये बने हुए हैं, तो उसको भी हम खेती में यूज़ नहीं कर पाते हैं। थर्ड जो हमारा पॉइंट है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, दूसरी जो अनकल्टिवेटेड लैंड है, फैलो लैंड जिसे हम कहते हैं बढ़ती भूमि, उसमें एक तो है परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, जो चरागाह होते हैं परमानेंट, उनकी बात करें तो ये भी कृषि में यूज नहीं होते हैं। और लैंड अंडर मिसचेलेनियस ट्री क्रॉप, मतलब जहाँ उपवन वगैरह बागवानी लगाई गई है वो सारे भी इसी के अंदर यूज होते हैं। कल्चरेबल वेस्टलैंड, इसमें जो 5 साल से लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर, जो 5 साल से खाली पड़ी है वो ज़मीन क्या अब उपजाऊ उतनी होगी, क्योंकि उन्हें वो सारी चीज़ें नहीं मिल पाई हैं जो खेती के दौरान उसे मिल जाती। तो 5 साल से ये ज़मीन पड़ी है, इसलिए ये बंजर भूमि हो गई है। अब हम फॉलो लैंड्स को पढ़ते हैं, प्रतिभूमि को पढ़ते हैं। प्रतिभूमि में करंट फैलो जो है, वर्तमान जो प्रतिभूमि है, उसके अंदर क्या होता है कि इस ज़मीन को 1 साल या 1 साल से कम समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, ठीक है। और सेकंड जो पार्ट है अदर देन करंट फैलो, करंट फैलो से अलग है, उसमें क्या है, इसको 1 साल से ज़्यादा या 5 साल तक, इसको 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए या 5 साल के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, ठीक है। आगे है नेट सोन एरिया, यहाँ नेट सोन एरिया ऊपर लिखा हुआ लेकिन अंदर डेफिनेशन नेट सोन एरिया की नहीं है, इसलिए मैं आपको चीज़ें बता देती हूँ कि नेट सोन एरिया क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास 5 एकड़ ज़मीन है, 5 एकड़ ज़मीन में हर साल आप कोई भी क्रॉप जो है वो लगा लेते हैं, तो 1 साल ऐसा होता है कि आपका मन करता है कि हम एक
एकड़ को खाली छोड़ दें, 4 में लगा लें, या 2 को खाली छोड़ दें, 3 में लगा लें। मान लेते कि आपने 4 एकड़ में लगा लिया, तो 1 एकड़ आपने खाली छोड़ दिया, तो इसमें नेट सोन एरिया क्या होगा, आपका 4 एकड़ होगा। वैसे तो आप जो उगाते हो इसके अंदर वो आपका 5 एकड़ है, ठीक है, उसे कुल बोया क्षेत्र हम कहते हैं। लेकिन इस साल आपने जो उगाया वो 4 एकड़ है, इसको हम शुद्ध बोया क्षेत्र या नेट सोन एरिया कहते हैं। अब यहाँ नीचे क्या बताया हुआ है, एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। ये ग्रोस क्रॉप्ड एरिया की डेफिनेशन दी हुई है, ना कि नेट सोन एरिया की। सो डोंट बी कंफ्यूज डियर स्टूडेंट। ओके, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारा जो मतलब भौगोलिक जो हमारा स्वरूप है देश का, वो कहीं ट्रोपोग्राफी है, क्लाइमेट अलग है, कहीं सोयल टाइप अलग है, ह्यूमन फैक्टर, ये सारी चीज़ें इसको इफेक्टिव करते हैं, मतलब इफेक्ट डालते हैं इसके ऊपर। टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इन 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये हम बहुत बार कर चुके हैं। हमारी लैंड का जो एरिया है, लैंड का जो यूज है 93% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया, बिकॉज द लैंड यूज रिपोर्टिंग फॉर मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट एक्सेप्ट आसाम हैज़ नॉट बीन डन फुली। देखो आसाम जो है, नॉर्थ एरिया की बात करें तो प्रॉपरली यूज किया जाता है, जो असम है उसको छोड़कर। सम एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑक्युपाइड बाय पाकिस्तान एंड चाइना हैव ऑल्सो नॉट बीन सर्वेड। इसके अंदर कुछ चीज़ें जो है वो सर्वे में ही नहीं है, मतलब हमारे पास वो चीज़ें यूज़ ही नहीं करते हम। जैसे जम्मू कश्मीर का कुछ एरिया जो पाकिस्तान के कब्जे में, चाइना अधिकृत जो क्षेत्र है हमारा, वो वाले क्षेत्र भी जो है हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये इसके अंदर काउंट नहीं किया हुआ है। डियर स्टूडेंट, ऊपर जो आपको फिगर दिखाई दे रहे हैं, जो पाई चार्ट दिखाई दे रहे हैं, हम उनको देख लेते हैं। यहाँ 1960 का और यहाँ 2008 का जो डेटा है वो दिखाया गया है। इसमें ये चीज़ दिखाई गई है कि जो फॉरेस्ट का एरिया है पहले की अगर हम बात करें तो कितना हुआ करता था, 18.11 हुआ करता था। और अब अगर हम बात करें इसके अलावा बैरन लैंड की, तो वो 12.01% हुआ करती थी। ये अगर हम बात करें अंडर एरिया मिस ट्री क्रॉप और ग्रो, पूरा का पूरा एरिया है। अब ये एरिया सारा का सारा नेट सोन एरिया के अंदर आ रहा है। तो ये दोनों अलग अलग ईयर के हमें पाई चार्ट दिखाए गए, इसमें बताया गया है कि कौन सा एरिया मतलब किस चीज़ के लिए एरिया कितना यूज़ किया जा रहा है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब आगे हम देख लेते हैं जो हमारी पास्चर लैंड है, परमानेंट पास्चर लैंड है, वो डिक्रीज हो गई है, कम हो गई है, ठीक है। जो हमारे इतने सारे पशु हैं उनको फीड हम कैसे करवा सकते हैं, फिर एज ए रिजल्ट तो मतलब यही होता है कि पास्चर लैंड अगर ख़त्म हो गई तो उनको फीड कैसे करवाया जाएगा। मोस्ट ऑफ द अदर देन द करंट फैलो लैंड्स आर आइदर ऑफ पुअर क्वालिटी और द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ सच लैंड इज़ वेरी हाई। कुछ हमारी ज़मीन है इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, अगर उसके ऊपर हम खेती करना चाहते हैं तो हमें ज़्यादा पैसा उसके ऊपर लगाना पड़ेगा, उसको ठीक करवाना पड़ेगा, फर्टिलिटी उसकी बढ़ानी पड़ेगी, तो इसके लिए ज़्यादा पैसा हमें इसके ऊपर लगाना पड़ेगा। तो इसमें सारी जो है लैंड के बारे में बताया हुआ कि क्या क्या करना चाहिए। दीज लैंड आर कल्टिवेटेड वंस और ट्वाइस इन अबाउट 2 or 3 years एंड दीज आर इंक्लूडेड इन नेट सोन एरिया। देन द परसेंटेज ऑफ NSA net shown area in India comes to about 54% of the total reporting area। तो ये इसका परसेंटेज दिखाया हुआ है कि 54% एरिया के ऊपर तो ये जो हमारा नेट सोन एरिया है वो ही शो रहता है। पैटर्न की अगर हम बात करें, द पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, ठीक है, अलग अलग है। इट इज़ ओवर 80% टोटल एरिया इन पंजाब एंड हरियाणा। हरियाणा और पंजाब की बात करें तो ज़मीन का 80% एरिया खेती में यूज़ किया जाता है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम अगर इनकी बात करें तो सिर्फ 10% एरिया ही खेती में यूज़ किया जाता है। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग ये चीज़ें की जाती हैं। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक का चैप्टर आपको रीड करना है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको फाइंड आउट करके लिखने हैं, ठीक है। 2 से 3 लाइन के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि 21 एजेंडा जो था हमारा उसके एम हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर कर लेनी है अपनी फेयर नोटबुक। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा इस चैप्टर का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। गुड बाय स्टूडेंट।